हेलो दोस्तों। आज हम मिशन जेई का डे 2 करने वाले हैं, जो कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, एचपीसीएल, एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम पहले ही एक पार्ट करा चुके हैं डे 1 का। और जो डे 1 ने देखा वो चाहे मिशन जेई प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है उसका, वो वहाँ से देख सकते हैं। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर ले मेरा। उसका भी मैंने लिंक कमेंट में दे दिया है और आपका डिस्क्रिप्शन में भी लगाया हुआ है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 50 हमने पार्ट 1 में कर लिए थे डे 1 में, अब 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहे हैं द आइडेंटिफाई द मेजरिंग सेटअप सोन इन द फिगर। ये आपको एक इमेज दी हुई है। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये बताइए किसका है, पीटर ट्यूब है, डायफ्राम ट्यूब है, बर्नौली ट्यूब है, स्विच गॉज है। तो इसको आप देख के बता सकते हो आराम से कि एक क्या है, पीटर ट्यूब है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन असर्शन एंड रीजन। अब देखो असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, वाइल टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ गोल्ड नेकिंग फिनोमेना ऑकर्ड। ठीक है। एंड गोल्ड इज ए ब्रिटल मटेरियल। तो देखो जब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, हम इस तरह का बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक अल्टीमेट पॉइंट होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, फ्रैक्चर। इसके बीच में क्या होता है, आपका नेकिंग आती है। आप सबको पता ही होगा। इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, नेकिंग। और ये वाला टेस्ट किस लिए होता है, आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। कौन सा मटेरियल करते हैं हम इसको, माइल्ड स्टील। तो आप सबको पता है गोल्ड क्या है, क्या एक डक्टाइल मटेरियल है। राइट। तो आपका जो रीजन है वो तो पहले ही गलत हो गया। ये तो आपका गलत बात हो गया कि रीजन ब्रिटल मटेरियल हो नहीं सकता। अब बोल रहा है कि असर्शन क्या, वेल टेंसल टेंसल टेस्टिंग ऑफ गोल्ड नेकिंग फिनोमेना ऑकर्स। जब डक्टाइल मटेरियल है गोल्ड भी, तो इसमें क्या एक नेकिंग आएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए आर इज ट्रू, बोथ ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका क्या है कि ए ठीक है, बी गलत है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 53 देखते हैं। आइडेंटिफाई पॉइंट ए इन द गिवन फिगर। अब इसमें देखो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए ये रहा यहाँ पे आपका। ठीक है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसे बड़ा बना देता हूँ। देखो आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता हूँ जिससे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ये टेम्परेचर है इधर आपका, और इधर आपका प्रेशर है। राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है ए। ठीक है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। ए पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ए पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली ए पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, ये आप क्या होता है आपका ट्रिपल पॉइंट, जिसे हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, वाटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे इन ऑल थ्री स्टेट्स। वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है और सॉलिड में भी। राइट। तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है यहाँ पे, और ये गैसियस स्टेट में आ जाता है, और वेपर जैसे भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इससे एक और क्वेश्चन बनता है आपका। अगर आपसे पूछ ले कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, तो ये होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि आपका टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस होता है और 221 बार आपका टेम्परेचर होता है। राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन 54 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग: ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल, इलेक्ट्रिकल इंजन,
कार्नोट साइकिल, कंप्रेसर्स, ब्रेटन साइकिल, चिलर्स। तो आप ये आराम से देख के बता सकते हो, जब हम पेट्रोल आइस इंजन पढ़ते हैं तो पेट्रोल साइकिल पढ़ते हैं ना, पेट्रोल सॉरी इंजन, पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या साइकिल बनाते हैं, ओटो साइकिल, जो कि आपकी टू कांस्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपका पी वी, इसमें क्या होता है, आपके दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं इस तरीके से। ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी कराया था शायद। यहाँ से हीट एडिशन होता है, यहाँ से आउट होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी एफिशिएंसी पूछ लेता है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो, और आपका गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स। ये आपकी जनरल कितनी होती है, 6 to 10 होती है, राइट। तो आपसे ये फॉर्मूला ही पूछ ले सकता है इसमें वैल्यू पुट करके। तो आपको अब बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ऑटो साइकिल क्या होती है, आपकी पेट्रोल इंजन के लिए यूज होती है। वहीं अगर हम डीजल साइकिल की बात करें, किस लिए होती है, आपकी डीजल इंजन के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं नेक्स्ट। रिलेटिव डेंसिटी आल्सो टर्म एज, रिलेटिव डेंसिटी को हम और क्या कहते हैं बताइए। बायनेंसी कहेंगे, फ्लोटेबिलिटी कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम, फ्लूइड की डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें क्या बात करते हैं हम, अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए क्या हो जाती है इसमें, एस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये एस है, ठीक है, कभी आप लो समझ लो एस, ठीक है। और फॉर एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए क्या हो जाती है, एस इजकल टू 1 ही होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि लिक्विड के केस में क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड वो वाटर होता है, और गैस की बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है आपका, एयर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज प्रोपोर्शनल, इज डैश प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेटर टेम्परेचर एंड डैश प्रोपोर्शनल टू द कंडेंसर टेम्परेचर। अब देखो सीओपी निकालना है हमको वीसीआरसी का, ठीक है। तो सीओपी वीसीआरसी का क्या होता है आपका, बेसिकली लोअर टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। इसको हम एक तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेटर टेम्परेचर, पहले तो आपको साइकिल पता होनी चाहिए इसकी, बना देता हूँ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका एवेपोरेटर, यहाँ होता है आपका कंप्रेसर, यहाँ होता है आपका कंडेंसर, और यहाँ होता है आपका एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग बल्ब, राइट। इस तरह से आपकी वीसीआरसी साइकिल होती है ये, इस तरह से जा रहा होता है आपका। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, वेपर होता है,
यहाँ पे भी वेपर होता है, यहाँ पर वेपर प्लस लिक्विड हो जाता है और फिर वेपर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ये क्या करता है, आपका टेम्परेचर कम करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, अब एवोपरेटर क्या करता है अपना, ये क्या ले रहा है, हमारे सिस्टम से हीट लेता है, हीट, और ये क्या करता है, आपका रिजेक्ट करता है। तो हमारे जो मतलब हमारे जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है हमारे यहाँ पे काम करता है, हमें बेसिकली ये चाहिए। तो इस ये कहाँ रहता है, अपना लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है, तो यही हमें बोल रहा है। अब बोला है कि इसमें बताओ प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेटर टेम्परेचर में क्या होगा। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ से, हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, सीओपी क्या निकल रहा है यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएल। ठीक है, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेटर टेम्परेचर। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्टली हो सकता है 2 या 3। ठीक है, दूसरा बोला है प्रोपोर्शनल टू द कंडेंसर टेम्परेचर। कंडेंसर टेम्परेचर पे क्या है, सीओपी क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एच। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 डायरेक्टली होना चाहिए और इन्वर्सली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक चीज़ मुझे और बताना है कि जो मैंने अभी मतलब पिछले वाले में ब्लैक पे बनाया था, इस बार मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे बना रहा हूँ, तो आपको क्लियरली किस चीज़ में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा था या ब्लैक वाले में, मुझे ये भी बताना ताकि मैं नेक्स्ट पीपीटी उसी फॉर्मेट में बना पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग बॉडी सबमर्ज इन वाटर। देखो, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो एक होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, और एक होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पी हमें निकालना है, पी हमारे यहाँ कुछ कहीं आएगा, तो एक नोट लिख लो पहले। तो नोट ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक तो आपको ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो, हम बेसिकली क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या माने हम, एच बार, और सेंटर ऑफ प्रेशर को मानेंगे हम एच स्टार। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एच स्टार का, जो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ में। इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो बेसिकली, अब ये हमारे क्या है, ट्रायंगल है एक। ठीक है, ये फ्री स्पेस है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, h/3, और ये कितना होता है अपना 2h/3। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आपका सी ये है, तो एच बार कितना होगा यहाँ से अपना, h/3। ठीक, एच बार हो गया ये आपका। अब आपका एच स्टार निकालना है, तो एच स्टार h/3 प्लस आई कितना होता है, मतलब bh³/36। राइट, तो यहाँ लिख देंगे bh³/36। आपका थीटा 0 हो जाएगा इसमें, तो साइन 0, ओ सॉरी साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 91 होता है। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से, हाफ बी एच मल्टीप्लाई h/3, स्मॉल एच ले लो इसको। ठीक है, इसको स्मॉल एच कर लो। ठीक है, तो यहाँ भी स्मॉल एच कर लो उसको, कैलकुलेशन में ईजी होगी। अब सिंपल से इसको कर दो, h/3 यहाँ से काटोगे 2 से, और 3, 2 3 6 ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया यहाँ पे, h² से h², तो यहाँ कितना बचा, h/3/h/6। ठीक है, तो h/6 करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 लेंगे, 2h+h 3h/6, और ये आ जाएगा आपका h/2। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, h/2। समझ गया ना कैसे करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
यहाँ पे मैंने देखो एच बार है अपना, एच बार कितना है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, h/3 था यहाँ पे, तो लिख दिया हमने। फिर आई जी ट्राइंगल जितना आ रहा था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिख दिया हमने। उसके बाद आपका एरिया हाफ इंटू बी एच इंटू और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3, इससे आपको कट्टी करके इतना आया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके h/2 आया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केस हैं जो आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पहले ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो फिर बता देना मुझे कमेंट में, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट्स वीडियो डाल के। क्वेश्चन 58 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करंट पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस एंड द टेम्परेचर दे आर कैरिड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग। तो सबसे पहले बताओ मुझे सोल्डरिंग, एक क्या है आपकी सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, राइट। और सोल्डरिंग कब होती है? सोल्डरिंग होती है जब आपका टेम्परेचर 417 डिग्री सेल्सियस से कम हो, राइट। ब्रेजिंग क्या कब होती है? जब आपका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। और ये भी एक सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि हमें सिंपल अपन को बताना है ब्रेजिंग बिलो 300 पे होगी, बिल्कुल नहीं। सोल्डिंग अब नहीं, ब्रेजिंग अब 1500 डिग्री नहीं, सोल्डिंग बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये कंसिडरेबल हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 59 देखते हैं। स्टीम टेबल्स आर अवेलेबल एदर ऑन, बताइए, टेम्परेचर वेलोसिटी, प्रेशर ड्राइनेस, प्रेशर टेम्परेचर, वेलोसिटी ड्राइनेस। तो आपका ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बेसिस पे हमारा स्टीम टेबल्स बनते हैं, ठीक है, अवेलेबल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैम व्हेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द फॉलोअर मूवमेंट, बताइए। अकॉर्डिंग टू फॉलो मूवमेंट में कैम कितने कारक होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका ट्रिपल आर, राइज, रिटर्न और राइज। तो ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा होता है आपका डी आर आर डी, ड्वेल, राइज, रिटर्न और ड्वेल। तो आपका ये भी करेक्ट है। तीसरा होता है आपका डी आर डी, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा मतलब। तो आपका जो गलत होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, राइज राइज राइज, ये आपका बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लो जोन इन द फिगर। देखो बताओ जल्दी, इसका कमेंट में आंसर दे दो उसका, तो आप क्या होगा, होमवर्क है ये, ठीक है आपके लिए, मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्लच। इन दोनों में से वैलिड क्लच कौन सा नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम क्लच पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्लच पढ़ते हैं हम, कितने टाइप के क्लच पढ़ते हैं हम, दो टाइप के। एक होता है आपका पॉजिटिव क्लच, एक होता है आपका फ्रिक्शनल क्लच, राइट। अब पॉजिटिव क्लच में आपका आ जाता है जॉ क्लच, और एक होता है आपका डॉग क्लच, इसे भी हम पॉजिटिव क्लच ही बोलते हैं। लेकिन फ्रिक्शन क्लच आप फिर से डिवाइड हो जाता है आपका। एक होता है आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल क्लच, एक होता है यहाँ पे सिंगल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, और एक होता है आपका कॉन क्लच, राइट। तो आपका
कौन क्लच होगा, ड्राई क्लच भी होगा, टॉक क्लच भी होगा। आपका कौन सा नहीं होता, साइक्लोइड क्लच नहीं होता कोई सा भी, ये आपका हो जाएगा गलत। बेसिकली क्या होता है, एक ड्राई क्लच होते हैं, एक वेट क्लच भी होते हैं, ठीक है। तो आपका साइक्लोइड क्लच कोई सा भी नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मिनिमम। अब देखो ये एप्लीकेशन से आ गया, कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, राइट। तो पहला, सबसे पहले क्या, ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, 0.65 से 0.68। दूसरा क्या है आपका, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, 0.98, ओ सॉरी 95 से 0.98 तक होता है, 95 से 0.98, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है डिस्चार्ज इन मिनिमम, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन मिनिमम किस में होगा। तो देखो मैक्सिमम तो इसमें होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, ओरिफाइस मीटर है, वेंचुरी मीटर है, प्राणी गॉज है और नोजल मीटर है। तो इसमें सबसे कम किस में होना चाहिए, आपका ओरिफिस मीटर में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव गॉज प्रेशर इज आल्सो नोन एज, नेगेटिव गॉज प्रेशर को हम और क्या कहते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, या मर्क्यूरी प्रेशर बोलेंगे। तो जैसे कि हमें हमें पता है, ये आपकी रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। जब हम इससे ऊपर जाते हैं रेफरेंस लाइन से तो हमें मिलता है पी एटमॉस्फेरिक, और उससे भी ऊपर जाते हैं हमें मिलता है फिर पी गॉज, राइट। अब हम इसको यहाँ से ऊपर लेके बोलते हैं, हमें इसे बोलते हैं पी एब्सोल्यूट। तो पी एब्सोल्यूट क्या बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज का सम, ये हमें मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन जो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे गिरते हैं तो इसे बोलते हैं पी वैक्यूम, ठीक है। तो अगर हम बात करें पी एब्सोल्यूट को पी एटीएम से, अगर हम वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दें तो हमारे ये बनेगा, ठीक है। इसी को हम नेगेटिव वैक्यूम को या नेगेटिव गोज को ही हम वैक्यूम प्रेशर बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ गॉज प्रेशर क्या बोला जाता है, नेगेटिव ऑफ गॉज प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, अपना वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। आइडेंटिफाई द थर्मोडायनेमिक डिवाइस सोन इन, इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, कौन सा डिवाइस हमें सोन किया गया है, रेफ्रिजरेटर है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, बॉयलर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसके ऊपर दर्शा रहा है ये हमें दे रहा है एक हीट कंज्यूमिंग डिवाइस के बारे में, राइट। हीट कंज्यूमिंग डिवाइस के बारे में बता रहा है हमें ये, ठीक है। अब बेसिकली क्या है इसमें, हमारे कौन से सेकंड लॉ हमें बताता है इसके बारे में, कौन बताता है सेकंड लॉ में हमारा, क्लोसिस स्टेटमेंट बताती है हमें, है ना। ये हमें हीट कंज्यूमिंग डिवाइस के बारे में बताती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं अपना रेफ्रिजरेशन, और दूसरा पढ़ते हैं हम हीट पंप। तो अब ये साइकिल हमें क्या बता रही है इसमें, कि हमारा जो रहता है साइकिल, इसमें क्या कर रहा है ये हमारी एक्सटर्नल वर्क कंज्यूम कर रहा है हमारा हीट को ऊपर ले जाने के लिए, लोअर से रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर। तो ये किस में काम आता है हमारा, जब हम सीओपी लिखते हैं हमारी
ये किसकी सीओपी होती है आपकी? रेफ्रिजरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले सीओपी ऑफ हीट पंप की, ये होती है, राइट। इसमें एक और रिलेशन होती है, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होती है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन +1, एक ज़्यादा होती है रेफ्रिजरेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कपल इज, तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है कपल, तो कपल की बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले तो आपको कपल ये पता होना चाहिए कि इसकी वजह से अपना ट्रांसलेशन प्लस आपका रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कपल से, ठीक है। दोनों का मतलब यूनिट सेम ही रहता है, फॉर्मूला इसका क्या रहता है? अगर मूवमेंट की बात करें तो ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी आपका यही आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये भी कपल ही होता है। तो बेसिकली मैं बात करूं कपल के केस में, एक फोर्स लगती है इधर की साइड और एक फोर्स लगती है आपकी इधर की साइड, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस। तो कपल का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन आ गया था, इनमें पूछ लिया था कि इसके बीच में कितना कैसा डिस्टेंस होता है, तो इसके बीच में होता है आपका फाइनाइट डिफरेंस, ऐसा डिस्टेंस जो हम नाप सकें, ठीक है। अब यूनिट की बात कर लें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो ये क्या हो जाती है? ऐसा यूनिट हो जाती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बॉयलर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन? तो इंक्लाइन टाइप का बॉयलर होता है, वर्टिकल टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, लेकिन प्रोन टाइप का नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? प्रोन टाइप, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 68 देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो कार्नोट साइकिल बेसिकली क्या है? ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर है। यहाँ से क्या आ रही है? हीट अपनी आ रही है और इधर जा रही है, लॉस हो रही है हीट, और यहाँ से अपना कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। ये क्या देती है? कार्नोट साइकिल। तो बेसिकली हम यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है? इनपुट डिवाइडेड आउटपुट, राइट। इसी को हम लिखें तो इनपुट क्या देना है हम यहाँ पे आपको, आउटपुट क्या निकल रहा है हमें? डब्लू। तो इसमें इसमें यही पूछा गया है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ratio of the volume compressed to the amount of the heat given, ratio of work supplied to amount of the work done, the ratio of work done to pressure released। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये बोल रहे हैं ना, रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन, यहाँ से अपनी ये अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एन एयर प्री हीटर इज एसेंशियली, बताइए कहाँ पे होगा? कूलर में होना चाहिए, हीट एक्सचेंजर में, एक्सपेंडर में, चिलर में। तो एक प्री हीटर कहाँ पे लगता है आपका? हीट एक्सचेंजर में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन मेड फॉर यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन? तो यूलर इक्वेशन के हम कौन कौन से अजम्पशन बनाते हैं? एक तो हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा आपका स्टेडी होना चाहिए। तीसरा आपका रोटेशनल होना चाहिए। चौथा आपका इनविस्केड होना चाहिए।
ये 4 बनाते हैं, ठीक है। और यही 4 होती हैं आपकी बर्नौली इक्वेशन के लिए भी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन लॉसेज आर जीरो, मतलब फ्रिक्शन इनविस्केड होना चाहिए, ठीक है। नॉन विस्कस है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेरीज अक्रॉस द सेक्शन, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेलोसिटी का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, स्टीडी चाहिए ना हमको, तो तन स्टीडी की बात बता रहा है। क्वेश्चन 71 देखते हैं। Air at 30 degrees Celsius flow over a flat plate maintained at 90 degrees Celsius. If the convective heat transfer coefficient is 25 watt meter square Kelvin, what is the heat flux of the surface? ठीक है, कहने का मतलब है एक प्लेट है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है। प्लेट आपकी इसका जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है हमने, और उसके ऊपर से क्या हो रही है, एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है इस तरह से, जिसका टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमें हीट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी दिया हुआ है कोफिशिएंट, जो कि एच है, उसकी 25 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है हीट फ्लक्स निकालने के लिए। तो बेसिकली हीट फ्लक्स ऐसे निकलता है, ये होता है आपका हीट ट्रांसफर रेट, जो कि वॉट में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से लिख देंगे, ये होता है आपका हीट फ्लक्स। तो बेसिकली हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है, हमें इसको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यू हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें एच पता है, टी एस माइनस टी थीटा भी पता है, तो क्यू हो जाएगा यहाँ से, एच कितना है 25 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन, इसमें करेंगे हम 90 माइनस 30 केल्विन में, क्योंकि इसमें देखो हम टेम्परेचर का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से केल्विन केल्विन हट जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू 60 बचेगा, तो यहाँ से कितना आना चाहिए आपका 1500 वॉट मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला बेस, अगर तुम फॉर्मूला बताए तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। A fluid density rho and dynamic viscosity mu flows through a pipe of diameter d. If a new physical quantity is defined, um, mu over rho d, then the dimensional formula of the, तो बेसिकली हमें एक न्यू क्वांटिटी दी हुई है, रो दिया हुआ है, और ये दी हुई है, ठीक है। इसके हमें डायमेंशन निकालनी है। तो बेसिकली आपको पता है रो की डायमेंशन क्या होती है, पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है एसआई में, पास्कल सेकंड। और अगर इसकी हम बात करें नॉर्मल, तो इसको इसकी यूनिट होती है, ठीक है। रो क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, इसका यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। और डी क्या है आपका डायमीटर, डी आपका डायमीटर है जो कि आपका मीटर में होगा, ठीक है। तो अब हम तीनों चीज पता चली है, अब इसको आराम से हम लिख लेते हैं। म्यू क्या है आपका केजी मीटर पर सेकंड, केजी और डिवाइड बाई मीटर सेकंड। आपका डेंसिटी कितना है आपका केजी मीटर क्यूब, और आपका डायमीटर का मीटर, तो एक मीटर से तो ये मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचा केजी मीटर सेकंड, यहाँ से बचेगा आपका केजी मीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं,
और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा ऊपर केजी इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका केजी इंटू मीटर सेकेंड। अब 1 मीटर से ये वाला मीटर गया, ठीक है, केजी से केजी गया, तो क्या बेसिकली बचा मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t-1। तो कौन सा ऑप्शन है, l2 t-1, l t-2, t-1, l t-1, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। l t-1 होनी चाहिए ना, सॉरी। इट्स शोइंग सेकंड स्क्वायर, मे बी वन ऑप्शन इज ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, वन बना लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है। हम्म, तो अब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से हम डायमेंशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। टेलर टू लाइफ इक्वेशन बी टी एन इज इक्वल टू सी डज नॉट अकाउंट फॉर कटिंग स्पीड, टूल लाइफ कांस्टेंट, टूल वेयर, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। अब इसमें हम एक पढ़ते हैं, बी टी एन एफ ए डी बी इज इक्वल टू सी। ये आपकी एक मॉडिफाइड पढ़ते हैं हम, ठीक है। आपने पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन हम मॉडिफाइड पढ़ते हैं इसको, टूल लाइफ इक्वेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, v तो आपकी वेलोसिटी होती है, t आपका टूल लाइफ होता है, f क्या होता है आपका फीड होता है, और d क्या होता है आपका डेप्थ ऑफ कट, c यहाँ पे कांस्टेंट है, और n क्या आपका इंडेक्स है। तो अब बेसिकली बोल रहा है डज नॉट अकाउंट फॉर, देखो अब इसमें कटिंग स्पीड भी ठीक है, कटिंग स्पीड के लिए होता है वेलोसिटी और कटिंग स्पीड सेम है, टूल लाइफ कांस्टेंट भी ठीक है, टूल लाइफ कांस्टेंट, और डेप्थ ऑफ कट ऑफ फीट, सिर्फ टूल वेयर नहीं होता इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दूसरा आपका रेंज पूछ ले, तो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कितना होता है आपका यू साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये होता है, अब आर मैक्स पूछ लिया आपसे, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि मैक्सिमम कम होगा जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा आपका 45 डिग्री हो जाए, प्लस का और माइनस का, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो हमसे पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा ओवर जी होगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 75 देखते हैं। क्वेश्चन 75, द ऑर्डर ऑफ मोमेंटम इज। तो हमसे ऑर्डर पूछ रहा है अपना मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी थिकनेस का। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका बाउंड्री थिकनेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, फिर आता है आपका एनर्जी थिकनेस,
और फिर आता है आपका मोमेंटम, थिकनेस, और फिर आता है आपका शेप फैक्टर। तो इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो इसके हिसाब से आप देख लो कौन सा मैच होगा। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना कौन सा, मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन 76 देखते हैं। A ball of thickness L and thermal conductivity of K has a steady heat flow Q through it. The temperature drop across the ball is del T. What is the expression of for the rate of the heat conduction per unit area? सिंपल आपसे पूछा हुआ है, फोरियर लो, हीट ट्रांसफर अपना पढ़ा होगा, फोरियर लो कंडक्शन के केस में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है आपका Q नेगेटिव का K A del T ओवर डी एक्स, राइट। नेगेटिव साइन मतलब क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, जो मैंने नेगेटिव साइन लगाया इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या होगी यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और क्यू क्या हो गया आपका, हीट कंडक्शन हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट में, इसकी यूनिट होती है वॉट मीटर केल्विन। ए आपका एरिया है यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, डेल टी आपका टेम्परेचर चेंज है, ये आपका केल्विन डिग्री सेल्सियस और केल्विन किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ स्लैब है, ये भी आपके मीटर में। ठीक है, अब बेसिकली हमसे पूछा हीट कंडक्शन पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया कौन सा होगा आपका, ये होगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था जहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, क्यू को अगर हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हीट फ्लक्स हो जाता है। ये हमसे पूछ रहा है हीट फ्लक्स, जिसकी यूनिट होती है वाट मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हीट कंडक्शन पर यूनिट एरिया, तो मतलब हीट फ्लक्स पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अ ब्लैक बॉडी at 500 Kelvin emits radiation. If the temperature increase to 1000 Kelvin, the emitted energy increase by a factor of, तो बताइए कितने से बढ़ेगी। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ ए मटेरियल, चारपी टेस्ट, ब्रिनल टेस्ट, रोकवेल टेस्ट या विकर्स टेस्ट। देखो ये जितने ये तीनों टेस्ट हैं ये तो आपके हार्डनेस के टेस्ट हैं, लेकिन चारपी क्या है आपका, टफनेस का टेस्ट है। एक और होता है इसी में आइजो टेस्ट, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चारपी टेस्ट इज करेक्ट। 79. A system is said to be critical damped if the damping factor for a vibrating system is, तो इसमें देखो तीन केस होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओवर डैम्प, तो आपका डैम्पिंग फैक्टर ओवर डैम्प सिस्टम, इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल डैम्प, और इसे बोलते हैं हम अंडर डैम्प। और सिस्टम आपसे पूछा क्रिटिकल डैम्प कौन सा होगा, तो क्रिटिकल की क्या कंडीशन है, क्रिटिकल में आपका ये होगा, तो इक्वल टू 1, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं।
If the evaporator and condensation pressure in the reciprocating compressor are 4 bar and 16 bar respectively, then what will the intercooler pressure will be? अब देखो इंटरकूलर के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू P2। ये आपका P1 है यहाँ पे और ये आपका P2 है। तो सिंपल निकाल लोगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 16 करोगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा, जो कि 8 आ जाएगा। तो 8 बार क्या होगा आपका इंटरकूलर प्रेशर होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक्सपोनेंशियल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सी प्लस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखो ये तो होगा ही नहीं। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है आपका? एक्सपोनेंशियल में होगा आपका, क्या होगा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, एक स्पेशल काइंड की होती है। ठीक है। असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये हम किस में पढ़ते हैं? एलपी में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। विच प्रिंसिपल अलाउस द कन्वर्जन ऑफ ए डायनेमिक फोर्स प्रॉब्लम इनटू एन इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग इनर्शिया फोर्स एंड कपल्स इन मैकेनिकल एनालिसिस। तो किस लिए यूज करते हैं? कैनेडी थ्योरम तो आपका आता है वेलोसिटी एनालिसिस में, जिसका फॉर्मूला ये होता है। सॉरी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन ग्रासहोफ लॉ ऑफ लिंकेज आता है आपका काइनेटिक चेन से। इंस्टेंट सेंटर भी आपका सेंटर निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला ये होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है आपका डायनेमिक प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करता है? स्टैटिक में। इनर्शिया फोर्स का हमारा यूज करके। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू द अपीयरेंस ऑफ द कोरोलिसिस कंपोनेंट ऑफ ए एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म? तो देखो कोरोलिसिस एक्सेलरेशन कब आता है? जब आपका एक लिंक होता है, इस पे क्या होता है? एक स्लाइडर होता है रोटेटिंग लिंक पे, ये भी रोटेट हो रहा है और एक स्लाइडर भी है इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका? कोरोलिसिस कंपोनेंट आ जाता है एक्सेलरेशन का। तो बेसिकली एक होता है रेडियल, लिखता हूँ रेडियल, एक होता है आपका टेंजेंशियल और एक होता है आपका कोरोलोसिस, कोरियोलोसिस। राइट। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है तो मैं लिखवा रहा हूँ। ये इनके तीनों के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। उसमें पूछ रहा है कब होगा? व्हेन ए क्रैंक रोटेट्स ऑन एट यूनिफॉर्म, नहीं। व्हेन ए लिंक ट्रांसलेट विद कांस्टेंट स्पीड, नहीं। व्हेन ए लिंक रोटेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट, नहीं। व्हेन ए स्लाइडर मूव्स अलोंग ए रोटेटिंग लिंक, ये आपका होगा। तब आपका कोरियोलिसिस एक्सेलेरेशन आता है। ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इन वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल विद कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये तो आप सबको पता होगा, लीनियर होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इन विस्कस डैम्पिंग, ये विस्कस है। ठीक है। विस्कस डैम्पिंग, अ डैम्पर ऑफर्स रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 न्यूटन एट कांस्टेंट वेलोसिटी 0.04 मीटर पर सेकंड। विस्कस। ठीक है। डैम्पिंग कोफिशिएंट बताना है इसमें, तो ये आप बता सकते हो आराम से। ठीक है। इसे भी मैं होमवर्क में दे दूं। ठीक है। जब मैं करा ही देता हूँ उसको, कितना टाइम लगेगा? अरे आपको सिंपल ये दिया हुआ है 0.05 न्यूटन
और आपको मीटर, इससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इसको एक पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो 5/4 न्यूटन सेकंड मीटर, इसको काटोगे तो 1.25 न्यूटन सेकंड मीटर आ जाएगा, राइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। फॉर एन ओपिक बॉडी द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बिलिटी अल्फा, रिफ्लेक्टिविटी रो एंड ट्रांसमिसिबिलिटी टाउ इज, दो, एक बॉडी होती है इस तरीके से, अब इस पे क्या कुछ रेडिएशन आ रही होती है, यहाँ से रेडिएशन, अब कुछ क्या होता है इसमें से पार हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, सीवीटी, ठीक है। कुछ क्या होती है इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिविटी, और कुछ क्या होती है इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बिविटी अल्फा। अब इनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस टाउ प्लस रो, ये क्या होती है 1 के ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ओपेक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ओपेक बॉडी के लिए क्या होगा आपका, आपका ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है इसमें 0 हो जाता है ओपेक बॉडी में, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका, अल्फा प्लस रिफ्लेक्टिवली क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, अल्फा प्लस रो, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लायंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पेंसिंग द प्रॉमिस। तो इसमें जो टर्मिनेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट का जो करेक्ट रीजन नहीं होगा वो होगा आपका कंप्लायंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। इन कास्टिंग द एलिमेंट दैट सर्व्स एज ए रिजर्वायर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज इज, अब देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे क्या होता है, हम जब कास्टिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मटेरियल पोर कर दिया हमने, मोल्टन मोल्टन मेटल, ठीक है, कैविटी में। अब कैविटी में जब हमारा मटेरियल सॉलिड होने लगता है तो इसमें क्या आता है, एक श्रिंकेज होने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, रिड्यूस करने करने के लिए हम यूज करते हैं एक राइजर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं कि राइजर का जो राइजर का मटेरियल जो है वो पहले न पहले मतलब वेट रहे, मतलब ज्यादा मतलब अपना कास्टिंग से मटेरियल से पहले सूख ना जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इन ए थिन स्पेयर इफ द पॉइजन रेशियो इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, एक थिन स्पेयर है उसमें क्या पॉइजन रेशियो, आपको पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका होता है पॉइजन रेशियो।
अब बोल रहा है कि थिन स्पेयर है, स्पेस, ठीक है, इसमें बात कर रहा है थिन स्पेयर की। तो जो इसमें आपका होप स्ट्रेस और आपका स्ट्रेन सेम ही रहता है रेड इसमें, स्पेयर के केस में। तो जो हम लिखते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखते हैं अपना, बेसिकली ये होता है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा पॉइजन रेशियो अगर हमारा डिक होता है, इंक्रीज हो। तो अगर ये वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं ना, इस वाली पूरी वैल्यू में से हम कुछ घटाएंगे इसमें, तो हमारे ईएल क्या होगा अपना, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज a function of the time and is given by the equation theta is equal to 10 plus 3t plus 6t square, ठीक है, विथ टी इन सेकंड। द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन टी, एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका, देखो ऐसे लिखते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। दूसरा होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब एंगुलर में लिखते हैं इसी चीज को हम, तो कैसे लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा प्लस अल्फा टी, और इसको लिखते हैं हम थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मतलब बेसिकली हमें एस दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है ये, ठीक है। अब जब हम डेल थीटा ओवर डेल टी करेंगे, तभी तो हमें आपको ओमेगा निकलेगा ना। बात वही ना भाई, स्पीड जब भी तो हमारा निकलेगा, यहाँ पे स्पीड है, तो इसको कर दो आगे। तो कैसे करेंगे इसको, डेल थीटा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस टी 3 प्लस 12t, ठीक है, इतना आ गया। अब बोला है कि 5 सेकंड पे कितना होगा, टी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 5, 3 प्लस 60 इंटू 63 रेडियन पर सेकंड, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे 63 पर रेडियन। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इन ए फॉरवर्ड चेन द शॉर्टेस्ट लिंक मेजर्स 250 mm, the length of the remaining three links 300, 350, 450 mm. What is the nature of the mechanism with the shortest linkage fixed to obtain a mechanism? तो सिंपल सी बात करें, इन्होंने एक 4 बार का में दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट लिंक जो है अपना 250 mm है, हम शॉर्टेस्ट मान लेते हैं। बाकी इन्होंने दिया 300 mm, 350 mm और 450 mm। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट तो ये हो गया और शॉर्टेस्ट हो गया ये। इसको क्या बोले उन्हें, फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर दिया। तो हमसे बोल रहा है कि क्या कौन सा मैकेनिज्म ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एस एल, अगर आपका पी प्लस क्यू से छोटा है तभी हमारा ये वैलिड होगा। तो एस का सम कितना है, 250 है, एल कितना है 450 है, और अदर कितना है 300 है प्लस 350 है। तो कितना हो जाएगा, ये 650 हो रहा है इधर, और इधर हो रहा है आपका 700। तो इधर 700 आ रहा है और इधर 650 आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसमें हमेशा, इस केस में हमेशा कौन से बनेगा, हमारा रोकर और रोकर ही बनेगा मैकेनिज्म। हम कोई सी भी किसी को फिक्स करें, ठीक है, तो हमारे कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन 4 ही रोकर रोकर मैकेनिज्म होगा।
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, द डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार ऑफ ए यूनिफॉर्म सेक्शन अंडर इट्स ऑन वेट इज डेक्स द डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर द एक्सल लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो डिफॉर्मेशन का केस पढ़ते हैं हमारा सेल्फ वेट में, तो ये होता है आपका डब्ल्यू एल ओवर 2 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। दूसरा बोला डिफॉर्मेशन ऑफ द बार अंडर द एक्चुअल लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। बात करें हम एक्चुअल लोड में, तो इसमें आता है आपका डब्ल्यू एल ओवर ए। बेसिकली इन दोनों की हमसे रेशियो पूछी जा रही है, तो अब आप बता ही सकते हो। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ डब्ल्यू एल ओवर 2 ए ई, डब्ल्यू एल ओवर ए ई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एल मल्टीप्लाई ए ई, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई इंटू डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल से डब्ल्यू एल गया, ए ई से ए गया, तो यहाँ से कितना आ गया हाफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू। देखो भाई, टोटल ग्रेडियंट लाइन क्या होता है आपका, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है आपका। तो इन जो डिफरेंस किस चीज का होता है इन दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस आता है आपका वी स्क्वायर ओवर 2 जी, जिसे हम बोलते हैं आपका काइनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड। तो इन दोनों डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, वेलोसिटी हेड का आ रहा है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, इन पार्ट हाउ इज द एक्सपेक्टेड टाइम टी फॉर एन एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड निकालते हैं हम आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम ओवर 6। तो इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इंटू 4 मोस्ट लाइकली टाइम प्लस, तो आपका पहली ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ द डबल स्लाइडर कनेक्ट मैकेनिज्म। तो इसके इन्वर्जन कितने होते हैं, पहली बात तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, किस तरह से बनता है, ठीक है। ये होता है डबल स्लाइडर, इसमें क्या होता है आपका, ये स्लाइडर है और ये भी स्लाइडर है, ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। जब हम इसको फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है आपका इलेप्टिकल ट्रेमल मिलता है। इससे हम क्या बनाते हैं एलिप्स, ठीक है। तो ये तो आपका है। दूसरा होता है आपका ओल्डहम कपलिंग, ठीक है। जब हम एनी स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो इसमें बनेगा स्कोच योक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हम कनेक्टिंग लिंक को फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा ओल्ड होम कपलिंग, ओल्ड हम्स कपलिंग,
ठीक है। अब इसमें से पेंडुलम पंप हो सकता है या डंकी पंप हो सकता है, तो इसका मुझे आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है आपका आंसर, तो मुझे बताइए। क्वेश्चन 96 देखते हैं। इन द क्रिटिकल पाथ मेथड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हम क्यों निकालते हैं? टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन एक्रोस टास्क, टू डिटरमाइन द लीस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ कंप्लीट द टास्क, to calculate the average time required for project completion, to identify the longest sequence of dependent tasks that direct uh, dictates the project completion time। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है अपना। ठीक है, सीपीएम कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पाथ, जीरो फ्लोट। इसमें कोई फ्री टाइम नहीं होता, जीरो फ्लोट होता है, जीरो स्लैक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 97। यूलर नंबर इज डिस्क्राइब यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। अब देखो ये आ गया आपका डायमेंशनल लेस नंबर से आ गया। ठीक है, उसने बोला द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, तो इनर्शिया विस्कस फोर्स क्या हो जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर। दूसरा है द रेशियो ऑफ द डायनेमिक प्रेशर टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द रेशियो ऑफ द प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। ठीक है, ये भी नहीं होगा। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। यूलर नंबर बेसिकली यूलर्स नंबर्स होता है आपका इनर्शिया फोर्स ओवर प्रेशर फोर्स अंडर रूट में। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसको इस तरह से लिखो, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, सॉरी टू प्रेशर फोर्स। क्वेश्चन में देखते हैं 98। द साइज ऑफ अ कैम इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच सर्कल या पिच कर्व। तो बेसिकली एक कैम होती है हमारी इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं अपना सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल जो कि टेंजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम अपना बेस सर्कल। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम कैम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 बेस सर्कल। क्वेश्चन 98 देखते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल। ठीक है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें बताना है। कॉलम नंबर ए दे रखा है जिसमें बीम दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है हमें एसएफडी डायग्राम। तो हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो इस समय मुझे बताइए कि कौन सा हमारा सीओ डायग्राम होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी का देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर क्या हो दिया है, हमारा यूडीएल दिया हुआ है। तो इसका एसएफडी कैसे बनेगा आपका, ये आपका एसएफडी होता है। और अगर इसकी बात करें हम, ये आपका बीएमडी होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी का क्या मैचिंग हो जाएगा आपका, बी के साथ क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो बी का 3 कहाँ पे, एक यहाँ पे ऑप्शन बी का 3 है और एक का यहाँ पे बी का ऑप्शन 3 है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सी में क्या हुआ, दिया हुआ है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड दिया हुआ है। तो इसका जो एस एफ डी बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, राइट। और इसका जो बी एम डी बनता है वो इस तरह का बनता है। तो इससे आपको पता चल गया कि सी का ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 1 और ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2। ठीक है। ए का कहाँ पे 2 यहाँ है और सी का होगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सीजन लेके आऊँगा डे 3 में, उसको फॉलो करिए। मैंने आपके लिए मिशन जेई का सीरीज प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं जितने भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको आरआरबी जेई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जानने हो, कितना पिछली बार क्वेश्चन आए, तो उसका भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए उनको मुझे कमेंट में बताइए आंसर। वीडियो को लाइक शेयर करिए। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय।